नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी लगातार इस पर हमारी नजर है जाट लैंड की जंग क्योंकि बड़ी हो गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दिलचस्प भी हो गई है। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, एक तरफ हैं अमित शाह तो दूसरी तरफ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। 10 फरवरी को जाटलैंड में ही वोट डाले जाने हैं, केवल 12 दिन बचे हैं और जाटलैंड की सियासी जंग रोज एक नया मोड़ लेती जा रही है। तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी के पश्चिमी प्रभारी अमित शाह ने पश्चिम की सियासत को और दिलचस्प बना दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश पर चाणक्य की नजर है, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। जाट नेताओं को मनाने की कोशिशों ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को घेर भी लिया है और अमित शाह ने चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर उनकी विरासत को सम्मान देकर बाजी पलटने की पूरी कोशिश की, लेकिन जयंत चौधरी के पलटवार ने बाजी को फिर बेकार कर दिया। अब बीजेपी ने पश्चिम में पूरी ताकत लगा रखी है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जाट हमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं है, हम किसानों के लिए संवेदनशील हैं। तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरने वाले हैं। सीएम योगी मेरठ और हापुड़ से किसानों को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शाहजहांपुर में जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य भी आगरा में हल्ला बोलेंगे। यानी पूरे पश्चिम में सियासी आग लगी हुई है। तो यह आग किसको जलाएगी और किसको जिताएगी, इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बीजेपी एसपी और आरएलडी के नेता पैनल में होंगे। साथ ही जमीनी सच्चाई बताने के लिए मेरे सहयोगी राजीव रंजन आपको आज पूरा जाटलैंड का जो सियासी गणित है, कैसे पॉलिटिक्स में पावर में आए जाट, वो समझाने वाले हैं। आज विश्लेषण करेंगे। किसान हमसे दूर नहीं है। सर, एक छोटा सा मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। सर, एक छोटा सा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए और चौधरी चरण सिंह के जन्म दिन को किसान दिवस के रूप में घोषित करने का काम किसी ने किया था तो मैंने किया था। ये प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता है। जब उन्होंने देखा कि जो भी कृषि संबंधित तीनों कानून बने हैं उस पर एक आम सहमति नहीं बन पा रही है, उन्होंने चटपट सारे अपने फैसले को वापस ले लिया। बड़ी संवेदनशीलता किसी प्रधानमंत्री की क्या होगी? कभी नहीं, कभी नहीं नाराज हो सकता जाट समुदाय। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ क्योंकि मैं बहुत ही नजदीक हूँ और दिली रूप से उनके प्रति मैं जुड़ा हुआ हूँ। कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा जिस तरीके से आप किसानों को रोक के गाड़ियां चलेगी। और आज भी लोग मंत्री बने बैठे हैं, आज भी सुशोभित किया जाता है, उनको मंचों पे उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहाँ थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? जो सम्मान और मान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जब यहाँ पर कोई भी लखनऊ जाता है पूर्व की सरकारों में नहीं दिया जाता था। आप हमें ताकत देंगे, आप लोकतंत्र के चुनाव चिन्ह को ताकत देंगे, आप गठबंधन को ताकत देंगे। मेरा वादा है, विश्वास कीजिए, पूरा मान सम्मान से जाके दिखाई देगा। दो बयान आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार, क्योंकि जाट एक बार फिर से चर्चा में है। आप देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने कहा कि जाट हमसे नाराज नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अमित शाह। तो इधर जयंत चौधरी कह रहे हैं कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। आज चर्चा करेंगे, कई अहम सवाल हैं जाटलैंड उस धरती से जुड़े हुए और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता विजय राठी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और आरएलडी प्रवक्ता आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, पवन जी। उनके पास हम चलेंगे, लेकिन मेहमानों का रुख करें उससे पहले मेरे सहयोगी राजीव रंजन लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ऋषिकेश कुमार बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, तब हम मेहमानों का रुख करें और राजीव रंजन के पास जाएं, इसका सियासी गणित समझें। उससे पहले ऋषिकेश में आपके पास आ रही हूं। ऋषिकेश, बहुत हलचल है जाटलैंड पर, एक के बाद एक बयान। इधर कह रहे हैं जयंत चौधरी कि मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा है कि जाट हमसे नाराज नहीं है बिल्कुल भी। तमाम नेता लगे हुए बीजेपी की पूरी ब्रिगेड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। विपनेश, देखिए बिल्कुल मैं जहां पर हूं और कल मैं जहां पर था, देखिए मुजफ्फरनगर और शामली, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ, ये वो इलाके हैं जहां जाट एक निर्णायक भूमिका में है। और आप समझिए कि अगर एक विधानसभा में अगर 100 से 105 गांव होते हैं तो उसमें जाटों के साथ जो एससी वोटर है वो उसकी गोलबंदी भी अब जातीय आधार पर हो रही है।
ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है जो जाट बिरादरी का बड़ा गांव है और उसके जो सटे हुए जो एससी वोटर हैं या फिर मुस्लिम वोटर हैं वहाँ पे विभाजन नहीं है। पहले ये वोट बीजेपी की तरफ एक तरफा जाते थे। जाट के साथ जो ओबीसी वोटर हैं, कश्यप हैं, सैनी हैं, इसके अलावा जो बहुत सारे जो ओबीसी की जातियां हैं, वो 2019 तक एक तरफा वोट करती थी। जैन चौधरी और आरएलडी, उनके लिए चौधरी चरण सिंह नवतीत की बात हो, खास करके जो युवा वोटर थे। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है और ये बात भली भांति भारतीय जनता पार्टी जान रही है। इसलिए अमित शाह हो सकता है अगले 24 घंटे में फिर वो मुजफ्फरनगर आए और चूंकि मुजफ्फरनगर से ही जाट के 250 लोगों को बुलाया गया था संजीव बालियान के यहाँ के नेतृत्व में परवेज साई सिंह वर्मा के आवास पर, तो उसको काट करने के लिए खुद जैन चौधरी और अखिलेश यादव मौजूद हैं और आज वो सीधे उन्हीं बातों पर हमला करेंगे। जाट कम्युनिटी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी का इतना प्रेम था तो क्यों नहीं उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया, पहले उनसे बात क्यों नहीं की। ये सिर्फ बरगलाने के लिए है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। कन्फ्यूजन न केवल जाट बिरादरी में, जाट मतदाताओं, बल्कि जो जाट से सटे हुए जो मुस्लिम हैं, क्योंकि ऐसा कोई सीट नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 58 सीटें हैं, तकरीबन 30 सीटें ऐसी है जहां पे मुसलमान 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख के आसपास नहीं है और वो निर्णायक है। जिधर ही मुस्लिम के साथ दूसरी कौम जुड़ेगी, अगर जाट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनता है और थोड़ा दलित आएंगे तो फिर बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। 58 में से 53 सीटें बीजेपी की झोली में थे 2017 में और इस बात से बीजेपी जान रही है कि अगर जाट मतों में बंटवारा हुआ तो उनके साथ जो एससी वोटर हैं वो भी उनके साथ कुछ बटेंगे और उनका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 17 ऐसी सीटें थी जिसमें 2000, 2500, 500, 250 का अंतर था। सुरेश राणा जो खुद थाना भवन से जीते थे चुनाव 2012 में, वो 250 मतों से जीते थे। हालांकि 17 में उनका अंतर 20,000 था, लेकिन इस बार वहाँ उनके निर्दलीय हैं। कुछ जाट जो प्रत्याशी वो निर्दलीय खड़े हैं, तो काफ़ी मुश्किल है। अगर जाट मतों में विभाजन हो गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा। इसीलिए बीजेपी की तरफ से ये कोशिश हो रही है और जाटों को अपनी तरफ कोशिश करने के लिए जैन चौधरी पर डोरे डाले जा रहे हैं। तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि जैन चौधरी गलत जगह पर चढ़ गए हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि टिकट बंटवारे को लेकर आरएलडी और एसपी के बीच में थोड़ा दूरियां ज़रूर थी, जाट मतदाताओं के बीच में, जाट बिरादरी के बीच में। ये ज़रूर बात लोग कह रहे हैं जो आधे समर्थक या छिटपुट समर्थक हैं कि वो गलत जगह पर चले गए हैं, उनको सोच समझकर फैसला करना था, अकेले चुनाव लड़ना था, चुनाव लड़ने के बाद वो सपा के साथ जाते। ये इन सब चीज़ों को लेकर बात ज़रूर हो रही है, लेकिन जाट मतों में बंटवारा है और बीजेपी को इसका नुकसान होगा। कम से कम 16 से 17 ऐसी सीटें हैं, खास करके मेरठ और जो मुजफ्फरनगर का है, जिसमें सरधना है, जिस संगीत सोम जो पोस्टर हुआ है, उनकी सीट फंसी हुई है। सुरेश राणा जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उनकी सीट फंसी हुई है। कांटे का टक्कर है। मेरठ जो 7 में से 6 सीटें बीजेपी की साथ थी, वो अभी बिल्कुल एक भी सीट ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो बीजेपी को लगे कि वो उनकी पाले में जा रहा है या एक तरफा जीत हो रही है। तो जाट को लेकर के विभाजन है और बीजेपी की जमीन हिली हुई है जो ग्राउंड पर है। अगर विभाजन हुआ तो बीजेपी को नुकसान होगा, इसीलिए बीजेपी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है और बीजेपी की तरफ कोशिश है जाट मतदाताओं को। ऋषिकेश कुमार आते हैं आपके पास, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। और आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नजर है 1 बजे जो होने जा रही है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की। राजीव रंजन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। राजीव, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहती हूँ, इतिहास समझना चाहती हूँ ताकि दर्शक भी समझ पाएं कि चौधरी चरण सिंह का नाम बार बार लिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। यूपी में जाट समुदाय को वो पॉलिटिकल पावर में लेकर आए। हालांकि 2013 में थोड़ा गेम बिगड़ा मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर, तो तब से लेकर अब तक जाट पॉलिटिकल पावर में हैं और ये नेता अच्छे से समझते हैं। 2022 में एक बार फिर से कोशिश की जा रही है उनको अपने अपने पाले में लाने के लिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 3 चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों ने जिस तरह का बहुमत, जिस तरह का समर्थन, जिस तरह का भावनात्मक लगाव उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ डेवलप हुआ है, ऐसा ही कभी किसी जमाने में चौधरी चरण सिंह के साथ उनका था। लेकिन पोस्ट 2013 यानी कबाल के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा बिल्कुल बदल गई। आपको मालूम है, जो लोग ये नहीं जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2013 के पहले क्या थी, तो मैं उनको बता दूं कि वही थाना भवन शामली का जो विधानसभा
क्षेत्र है। यही सुरेश राणा जो गन्ना मंत्री हैं वो 2012 में भी चुनाव जीत चुके हैं जब मुजफ्फरनगर कांड नहीं था। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ की जो उनकी सीट थी, जब भाजपा का परचम लहराने में वो 5 बार कामयाब हुए थे जब मुजफ्फरनगर कांड नहीं था। यही अग्रवाल जिनको अमित अग्रवाल जिनको अभी मेरठ से 20 साल के विधायक का टिकट काट करके उनको टिकट दिया गया, उसके पहले वो 2 बार विधायक वहां से रह चुके थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनाधार, आपको याद होगा, मुझे लगता है 2-3 साल पहले की बात है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सबसे बड़ा अपना कार्यक्रम हाल के दिनों में मेरठ में किया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने, व्यापारियों ने, कुछ जाट नेताओं ने और कुछ हिंदू संगठनों ने आरएसएस और बीजेपी को मजबूत करने के लिए तन मन धन से योगदान दिया है और ये एक मजबूत किले के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उभर रहा था। ये बात अलग है कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जिस तरह का ध्रुवीकरण हुआ उसका सर्वाधिक फायदा अगर सियासी तौर पर किसी को हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ। उसकी दूसरी वजह यह भी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी लोकप्रियता थी और उन्होंने ऐसा जादू बांध के रखा जाट मतदाताओं में कि आप समझिए जो बागपत है, शामली है, ये जो बेल्ट है ना, इससे सीधे सटा हुआ हरियाणा का करनाल और ये सब इलाका लगा है और ये पूरा जाट बेल्ट है। उस इलाके में मैंने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दीवानगी जाटों के दिमाग में कितनी थी और किस तरीके से लामबंद उनके साथ हुए थे। लेकिन क्या हुआ है कि पूरा खेल गड़बड़ हुआ कृषि कानूनों के बाद। ये 1 साल में इस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई, इस तरह की शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ और वो 1 साल जाट और सिखों को बाकी समुदाय से अलग करने की जिस तरह की बातें हुई, उससे जो है जाटों के दिमाग में वो मैंने देखा है कि गांव-गांव, महिलाओं, बच्चों तक में ये बात आ गई कि जो एकदम आमने सामने की स्थिति आ गई। एक रेखा से खिंच गई कि उधर बीजेपी है, इधर जाट है और ये बात 1-2 दिन नहीं चली, ये बात 1 साल तक चली है। तो वो एक टीस, वो एक खटास जो पैदा हुई, तब उस एक सालों में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता जाट नेताओं के घर नहीं गया, जाट नेताओं से मुलाकात नहीं की। हाँ, उन्होंने किसानों से, संगठनों से बातचीत की, लेकिन जिस तरह की भरपाई, जिस तरह की कोशिश उन दिनों करनी चाहिए थी, मुझे लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी उन दिनों चूक गई। हाँ, उनके लोकल लेवल पे जो विधायक है, उमेश मलिक है आपके मुजफ्फरनगर के, या संजीव बालियान ने भी अपने तरह से बहुत कोशिशें की। संजीव बालियान जब किसानों के गाँव में मनाने के लिए उन्होंने 3 गाँव का कार्यक्रम लगाया, मैं उन तीनों गाँव में गया था। 2 गाँव में वो कार्यक्रम लगा ही नहीं पाए, उस गाँव के लोग ही गांव छोड़ करके चले गए। तो ये जो दिक्कत आई थी, इसका जो ग्राउंड का जो फीडबैक है वही गया है। और जब ये कृषि कानून खत्म हुआ है पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव के खातिर और नुकसान की खातिर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा है कि हमारा कोर वोट बैंक था, जो हमारा सबसे मजबूत, मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत वोट बैंक जाट वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो कोई गलत नहीं है। लेकिन उसमें एक दरार सी आई है और वो बहुत वल्नरेबल था, वो इधर भी आ सकता था, उधर भी जा सकता था। अभी भी ये इधर भी आ सकता है, उधर भी जा सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इन दिनों खूब जोर शोर से कोशिश कर रही है कि वो कैराना, मुजफ्फरनगर और मुस्लिम, यही 3 बातें हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये कह दिया जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण के चुनाव में आपको कैराना, मुस्लिम और मुजफ्फरनगर का जिक्र नहीं करना है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरी तरफ यही मुश्किल अखिलेश यादव के लिए है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले दूसरे चरण के चुनाव में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे तो उसका और उल्टा असर हो जाएगा। जाट एक मिनट के लिए जयंत चौधरी के साथ तो मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ज़्यादा मजबूती से खड़े हैं, लेकिन अखिलेश यादव के लिए जाटों के प्रति कोई बहुत ज़्यादा प्यार हो या बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये तीव्र इच्छा हो कि अखिलेश यादव को वो वोट देंगे, इसमें मुझे अभी ग्राउंड रियलिटी के आधार पर बहुत संशय लगता है। इसीलिए जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने भी ये रणनीति अपनाई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत के साथ करेंगे, लेकिन
सार्वजनिक तौर पर रैलियां या डोर टू डोर कैंपेन या दूसरी बातें करने से वो परहेज कर रहेंगे। उस इलाके में ज्यादातर जगहों पर जयंत चौधरी को ही आगे किया जाएगा। देखिए, इसमें जाट और मुस्लिम गठजोड़ की भी बात है। मैं सारी वो बातें बता रहा हूं जो ग्राउंड रियलिटी है, बहुत ज्ञान की बातें नहीं बता रहा हूं कि जाट और मुस्लिम गठजोड़ आप कहीं का भी, शामली का, मुजफ्फरनगर का, बागपत का, कम से कम इन 4 जिलों के किसी भी विधानसभा सीट का समीकरण अगर आप देखेंगे, आप खुद ही देख लेंगे कि जाट और मुस्लिम वोट कितने हैं, तो आपको किसी और के वोट को जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 80% सीटों पर अगर ये दोनों एक जगह वोट कर दें तो फिर दूसरी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जाट अपने आप में इतनी बड़ी जनसंख्या भी नहीं है जिसके लिए कि इतना सरदर्द लिया जाए, तो फिर ऐसा क्यों है? चूंकि इनका कंसंट्रेशन 5-7 जिलों में है, मथुरा में है और बागपत में है, शामली में है, मुजफ्फरनगर में, इसमें ज़्यादा है। तो इस 4-5 जिलों में कुल मिला के 25-30 सीटें जो आती हैं उसमें उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अगर वो मुस्लिम के साथ जाकर के उन्होंने वोट कर दिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो नतीजा पीछे था वो बिल्कुल नहीं रहेगा, उससे नुकसान होना ही है। लेकिन अगर उसमें से 10, 20, 30%, 40% भी तोड़ने में कामयाब रही, अपने पुराने वोटरों को, युवा वोटरों को, महिला वोटरों को किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ लाने में कामयाब हुई, तो एक जो न्यूट्रल और फ्लोटिंग वोट्स हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सड़क, कस्बे, गांव में लोग ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई या दूसरी और चीज़ों में ये सरकार थोड़ी बेहतर सी है, तो वो जो फ्लोटिंग वोट है और ये जो जाट का 30-40% है, तो बहुत हद तक बीजेपी अपनी भरपाई को, अपने नुकसान की भरपाई को रोक सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह पिछले 3 दिन से जाट वोटों को दृष्टिगत रखते हुए, देखिए वो मथुरा गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाट वोट है, वो अब जिस तरीके का उनका मुजफ्फरनगर दौरा, इधर उधर आने की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह इस चीज़ को समझ रहे हैं। और पहली हम आप ब्रेकिंग विद एजेंडा में भी और दूसरे कार्यक्रमों में न्यूज़ 24 पर हम हमेशा ये कहते रहे कि पहला चरण ही ये साबित कर देगा कि उत्तर प्रदेश में पहला 2 चरण ही ये साबित कर देगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी है। और शायद इसी वजह से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की भी नींद उड़ी हुई है और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का चैन भी गायब है। और राजीव, ये हम और आप ही चर्चा नहीं कर रहे हैं, नेता भी समझते हैं। अखिलेश यादव ने भी इंटरव्यू में खास तौर पर आमने सामने में ये कहा था कि पहला चरण ही साबित कर देगा कि कौन जीत रहा है। बीजेपी इसको समझ रही है। और आज जो इंपॉर्टेंट बात आपने कही है उस पर मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी से जवाब लूंगी, क्योंकि मैं माहौल क्या है देख रही थी आपका, उसमें आप कई विधानसभा क्षेत्रों में गए, वहां वो आरएलडी के उम्मीदवार को तो वोट देने को तैयार हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बारे में आपने पूछा तो लोगों ने कहा कि नहीं देंगे। सीधे तौर पर वहां पर नाराजगी कई जगह पर ऐसी देखने को मिली। मैं आती हूं, लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं। अनिला जी, राजनाथ सिंह ये कैसे कह रहे हैं कि जाट आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, किसान आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इतनी बड़ी बैठक दिल्ली में, अमित शाह खुद जाटलैंड में उतरे हुए हैं, घर घर जा रहे हैं वहां पर, और संजीव बालियान के कार्यक्रम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वहां पर लोग नाराज होकर चले जा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि जाट आपसे नाराज नहीं है, किसान आपसे नाराज नहीं है, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है जब खुश हैं आपसे? तो मेरी सबको राम राम। और देखिए, जहां तक ये बैठक की आपने बात करी है तो 15 में भी की थी, 17 में भी की थी, और अभी क्योंकि कई बार ये होता है हम चुनाव में, और ये जब कानून में आता है कि ये वर्ग जो है उनकी कुछ हमारे प्रति नाराजगी है या गलतफहमी है, तो उसको दूर करने का हमेशा मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को प्रयास करना चाहिए। हमारे साथ कोई ईगो हैसल नहीं है। अगर हमें जाकर व्यक्तिगत रूप से भी मिलना हो या अपने घर बुलाकर बात करनी हो या जैसा भी हो, हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि पहले भी 2 बार इस प्रकार की बैठकें बुला चुके हैं जाटों के साथ। राजनाथ सिंह जी इसलिए कॉन्फिडेंस हैं कि जाट जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक राष्ट्रवादिता जो जाट में है वो कूट कूट के भरी हुई होती है। एक जो नाराजगी जो 3 कानूनों को लेकर थी कुछ वर्ग में, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गन्ना बेल्ट है, और जो ये तीनों कानून जिस चीज के लिए थे ये पहले से यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो जाट जो है, पहले जो जाट में क्या कहूँ, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी मैं अगर बात करती हूँ जिसमें जाट कौम भी आ जाती है,
आज अगर भारतीय जनता पार्टी का देखा जाए तो 17 टिकट हमने दिए हैं, आरएलडी ने कितने दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने कितने दिए हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो वो कॉन्फिडेंस हम जाट में दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो क्षेत्र है, यहाँ पे प्राधिकरण जबरदस्त था। और प्राधिकरण में मतलब अगर मैं कहूँ कि बहन बेटियां क्या सुरक्षित थी, नहीं थी। क्या यहाँ उद्योग चल पा रहे थे, नहीं चल पा रहे थे। क्या यहाँ पे इसके पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट्स दिए गए, पहले की सरकारों ने नहीं दिए। अब जो है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और उन पर काम भी चल रहा है। एक्सप्रेसवे से लेकर चाहे वो इंटरनेशनल जिवर एयरपोर्ट हो, चाहे वो स्टेडियम्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, अन्य लॉजिस्टिक कॉरिडोर हो, हर तरीके से काम यहाँ पर चल रहा है। तो मुझे लगता है कोई ऐसा कारण नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं इंक्लूडिंग जाट, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। इतना जाट को इतना भोला नहीं समझना चाहिए कि जो इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी का इस क्षेत्र के लिए, जाट कम्युनिटी के लिए स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ, उसको वो भूल जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हैं। ये समाजवादी पार्टी है जिसने निरंतर ये प्रयास किया था कि जाटों को आरक्षण ना मिल सके, क्योंकि ओबीसी में अगर सबसे बड़ा चैलेंज यादव कम्युनिटी को कोई करता है तो वो जाट कम्युनिटी करती है। उत्तर प्रदेश में अभी ये आरक्षण है तो आप देख लीजिए कितने जाट लड़के लड़की जो है नौकरियों में आपको दिखाई दे जाएंगे, यादव भी नहीं दिखते हैं उसके सामने। तो हमेशा से इन लोगों ने हमारे ऊपर हमारी कमर में खंजर भोंका है। आज उन्हीं के साथ जयंत चौधरी जी चले गए हैं तो जाट कम्युनिटी को ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। जैसे अभी राजीव जी ने भी कहा और आपने भी कहा विपनेश जी कि हो सकता है कि कुछ सीटों पे जो जाट वोट है वो जयंत जी को वोट कर दें, पर अगर ये सोच रही है समाजवादी पार्टी कि जाट वोट उनको ट्रांसफर हो जाएगा तो बहुत भारी गलतफहमी में है। या आरएलडी के दूसरे कैंडिडेट जो जाट नहीं है उनको जाट वोट डलेगा, ये भी गलतफहमी में है। ठीक है, मैं विजय राठी जी से जवाब लेते हुए नीला जी आती हूँ आपके पास। तो विजय राठी जी, राजीव भी कह रहे हैं कि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जाट बहुल्य, मैं उन विधानसभा क्षेत्रों की बात कर रही हूँ, इलाकों की, जहां पर वो आरएलडी को वोट देना चाहते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रति पूरी नाराजगी है, वहां पर नहीं। और फिर राजीव कह रहे हैं ये बात नहीं देख पा रहे हैं, जैसे बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर रही है? अखिलेश यादव क्यों नहीं डोर टू डोर कैंपेन कर पा रहे हैं? क्या वजह है इसकी? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित क्यों है? विप्रेश जी, इतना समय दे दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। आपको भी पूरा मिलेगा सर, बोलिए। मुझे भी समय मिलेगा सर। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपसे, इनकी बात मैं यहीं से शुरू करता हूं। इन्होंने कहा कि जाट भोला नहीं है। सही बात है, किस्मत से मैं भी जाट, और इसी क्षेत्र में वो बिल्कुल जो राजधानी है मेरठ, और जहां ये रंजन भाई आए थे सरदना विधानसभा, इसी में बैठा हूं, देखा भी था मैंने नहर पे। इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे। दो चीजों से मैं इनकी इत्तेफाक नहीं रखता, वो एक ये कि इन्होंने कहा यादव जी को जाट पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है साहब, अब करते हैं। और दूसरी बात, हरिंदर मलिक जी जो मुजफ्फरनगर का बड़ा चेहरा है, साथ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की जो है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की नींद क्यों उड़ी हुई है? भारतीय जनता पार्टी की नींद इसलिए उड़ी हुई है, जैसे अनिला मैडम ने बोला जाट भोला नहीं है, ये सच बात है, जाट अब इतना भोला नहीं है। 2014 में, 2017 में, यहां तक कि 2019 में भी, उससे एक साल पहले जब 2018 में यूपी गेट पर पीटा गया था 2 अक्टूबर को, आपको याद है, गांधी जयंती थी उस दिन, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, चौधरी अजीत सिंह भी पहुंचे थे, वहां लट बजाया था आप लोगों ने। उसके बावजूद भी 2019 में आपको भर भर के वोट दिया, क्योंकि जाट जब खूंटा गाड़ता इतनी आसानी से नहीं हटता, जैसे रंजन भाई ने बताया। दिल में बताया था आपको जाटों ने, लेकिन आपने क्या दिया बदले में? बदले में आपने दिया आरक्षण छीना केंद्र में, हरियाणा में जाटों को मरवाया। उसके बाद चौधरी चरण सिंह का नाम आपने लिया, लेकिन कभी भारत रत्न देने की कोशिश नहीं की, कभी उनकी पुण्यतिथि जन्म तिथि पे आपने 2 माला नहीं चढ़ाई। सबसे पहले आपने चौधरी अजीत सिंह का बंगला छीना। क्या आपके विधायक सांसद जो नहीं है, आज भी दिल्ली में मैं गिना सकता हूं, बंगले में रह रहे सरकारी, लेकिन सबसे पहले आपने छीना क्योंकि बीजेपी जाटों से चिढ़ती थी, इसके मूल में था। क्योंकि आदरणीय चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि इन संघियों से दूर रहना। जिस दिन ये गांव में घुस गए उस दिन इस देश का सर्वनाश है। आदरणीय चौधरी साहब कहते थे, क्या कहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी मैं पहली कैबिनेट में चौधरी चरण सिंह के नाम पे कोष बनाऊंगा। 75 जिलों में एक जिले में बना नहीं बना, लेकिन पश्चिम की जब बात आती है तो आपको चौधरी साहब याद आते हैं। जिस समय हाथरस में जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठी चलाई,
तब आपको जेम्स चौधरी जी अच्छे नहीं लगे, तब आपको चौधरी चरण सिंह के अनुयायी अच्छे नहीं लगे। 1 साल क्या हुआ? जाट हटा क्यों? जाट हटा इसलिए जाट ने तो आपको बहुत मौका दिया, लेकिन पूरा 1 साल जब आपने कहा कि आप तो पाकिस्तानी हो, हमें उसी दिन पता चला, मैं भी सोचता था जाट हूं, अच्छा हूं, कि मैं तो पाकिस्तानी हूं, खालिस्तानी हूं, आतंकवादी हूं, टुकड़े टुकड़े गैंग को विपक्ष का एजेंट हूं, विदेशों से पैसा आ रहा। उस दिन मुझे पता चला कि जो अनाज उगाया जाता है तो बेकार है हमारे घर में, रात दिन बीमारी में, पीड़ा में, बारिश में, सर्दी में वो पड़े रहे। आपके नेता मंत्री क्या बोलते थे? आपके प्रवक्ता ने कहा चौधरियों की चौधराहट खत्म कर दी, यही कहा था सुधांशु त्रिवेदी जी ने। और आज मैं कहता हूं चौधरी रहे हैं, चौधरी थे और चौधरी रहेंगे। चौधराहट ये अनिला सिंह जी, जिसके लिए अमित शाह जी को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, नहीं तो काहे का डर है। और रही बात विप्रेश जी आपके सवाल की, आपने कहा कि वोट ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। सुनिए, ये एक विधानसभा का मुद्दा था जो मेरे से 10 किलोमीटर दूर है, उसका नाम है सिवाल खास, जिसमें नल के चुनाव चिन्ह पे हमारे पूर्व विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी भी बात मैं आपको बता देता हूं। कुछ बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं जो इस बात को चला रहे हैं कि उनको वोट नहीं मिलेगा। अगर उनको वोट नहीं मिलेगा तो वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको गांव में से क्यों भगाया? अगर जाट उनको वोट देंगे तो उनको भगाना नहीं चाहिए। वीडियो आपके चैनल पे देखा, सारे चैनल पे चला, उनकी गाड़ियों पे डंडे भगाए जा रहे हैं, गन्ने भगाए जा रहे हैं। क्यों इनको दोहराया जा रहा है? एक नहीं, संगीत सोम की विधानसभा, उमेश की, कमल की, विक्रम सैनी की, यहां तक कि आदरणीय संजीव बालियान जी के तो इन्होंने पर कतर दिए। बीजेपी में जाट है कहां? वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता बनते हैं। अगर बोलना भी चाहे तो उनके पर कतर के घर बैठा दिया जाता। अब इनकी चाल सुनिए, बीजेपी कम्युनिटी में बीजेपी के नेता को भेजा जा रहा है ताकि जाट आपस में लड़े, सांप मरे या जाट, फायदा बीजेपी का हो। यह बीजेपी की चाल है। लेकिन ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लूंगी। विजय राठी जी, आती हूँ आपके पास। दो सेकंड। ओके, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर मुझे पवन जी के पास जाना है। जाट सिर्फ वोट डालता नहीं है, जाट वोट डलवाता भी है। ये और जाट एक परसेप्शन तैयार करता है, और वही परसेप्शन आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी और योगी जी को दिखाई दे गया कि आज घुसने के रास्ते नहीं बचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये ध्यान रखिएगा। पवन जी, ये बीजेपी, अभी अनिला सिंह जी ने भी कहा और बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि इस बार जयंत चौधरी ने गलत रास्ता चुन लिया है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जयंत चौधरी को। बीजेपी के पक्ष में आते तो उनको फायदा होता। जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि यदि वो बीजेपी के उस पार्टी के साथ जाते जिन्होंने 700 किसानों को शहादत के लिए मजबूर किया, क्या वो उस पार्टी के साथ जाते जिनके गृह राज्य मंत्री के लड़के किसानों को गाड़ी से रौंद देते हैं? क्या उस पार्टी के साथ जाते जिन्होंने इस देश के नौजवानों को बेरोजगार किया है? बिल्कुल गलत कह रहे हैं ये। मैं आपको बता रहा हूं, इनको मालूम है कि जिस तरह से किसान आंदोलन ने गति पकड़ी और जिस तरह से किसानों की हमने अगुवाई की, किसान सिर्फ जाट नहीं है, वहां मुस्लिम भी हैं, दलित भी हैं। तो जिस तरह का परसेप्शन आया और उसके बाद हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय फलक पर उभरी। आज हमारे जयंत चौधरी जी, वहां जैसे ही जयंत चौधरी जी का कार्यक्रम मुजफ्फरनगर का जैसे ही लगा कि 3 जगह पर वो जाने वाले हैं, अमित शाह जी ने अपने कार्यक्रम लगाए और वहां पर पहुंच गए। लेकिन आप देखिए, वहां पर जाट नेताओं के नाम पर जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, या तो वो थे या कुछ जो है खाप पंचायत के कुछ चौधरी थे, थोड़े बहुत। लेकिन आप ये बात बताइए कि आज अमित शाह जी को याद आ रही है कि वो वहां पर जाएं, जाटों को मनाएं। उस समय वो क्यों नहीं गए? जब 1 वर्ष तक, जब 13 महीने तक किसान आंदोलनरत रहे, अपनी मांगों के लिए सड़क पर पड़े रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इस समय भारतीय जनता पार्टी की नीति सिर्फ ये है कि जो हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह जी की नीति थी, जो जाट मुस्लिम या अन्य जो गठजोड़ था, उस गठजोड़ को ये कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाहते हैं। उसकी जो तुष्टीकरण की नीति है या उन वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन ये किसी भी तरीके से सफल इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि किसान समझ रहा है कि चौधरी चरण सिंह की जो राजनीतिक विरासत को जिन्होंने झूठ बोलकर हमारे कुछ जाट बंधुओं को, जैसा उन्होंने कहा कि जाट भोले होते हैं या अभी नहीं है, लेकिन अब जाट समझ चुका है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने उनका शोषण किया है, उनको हमेशा से उनको कष्ट दिए हैं
और जिस तरह का जो आक्रोश है, ये आक्रोश अब चूंकि वोट में तब्दील होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन पवन जी फिर बीजेपी के बयान से फर्क क्यों पड़ रहा है जयंत चौधरी को? फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब अपना रास्ता आपने चुन लिया, सीटों का बंटवारा हो गया और चुनाव की डेट भी नजदीक है, तो फिर इतनी तवज्जो क्यों फर्क पड़ रहा है उससे? मैं आऊंगी आपके पास दोबारा, आती हूँ। इस जो आप बात कह रहे हैं इसी से एक महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं राजीव से पूछना चाहती हूँ। राजीव, चौधरी परिवार की राजनीति अब तक आप देखेंगे तो हवा के संग संग चली है, तो 2022 में मौजूदा जो सिनेरियो उसमें जयंत चौधरी की जो स्ट्रेटेजी है, जो राजनीति जिस तरीके से करते हैं, तो उसमें भला फिर कैसे जो जाट वोट है वो विश्वास करे, कैसे भरोसा कर पाएगा? देखिए विप्लेश, जितना मैंने पढ़ा है, जितना जाना है, मैं आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह जैसा नेता शायद हिंदुस्तान में बहुत कम पैदा हुए होंगे। हाँ, वो बड़े घर के नहीं थे, वो बड़ी उनकी पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन एक सामान्य घर में पैदा होकर और अपनी बातों पर, अपने सिद्धांतों पर और किसानों की बात करके वो आदमी सिद्धांतों और बातों का इतना मजबूत आदमी था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री रहने के बाद चौधरी चरण सिंह का जब निधन हुआ तो उनके अकाउंट में 300 के आसपास पैसे थे। ईमानदारी और स्पष्टता और मजबूती चौधरी चरण सिंह में जैसी थी, ये बात अलग है कि उनको कई बार किसान नेता के बजाय जाट नेता के तौर पर भी, लेकिन मैं चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया की राजनीति में बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। और उनका ये प्रभाव जाटों में जबरदस्त है, उनको देवता तुल्य माना जाता है। लेकिन चौधरी अजीत सिंह चूंकि अमेरिका में पढ़ते थे, इंजीनियर थे, और चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद उनको लाया गया था कांग्रेस के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ जब एक माहौल देश में बनाया जा रहा था, तो एक जाट चेहरे के तौर पर वो अमेरिका में पूरी जिंदगी बिता चुके थे। उसके बाद वो आए और उनके वारिस के तौर पे उनको भी जाटों ने उसी तरह का मान सम्मान दिया। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो विश्वनाथ प्रताप सिंह उनको चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव के अगेंस्ट बनाना चाहते थे। ये तो देवीलाल और चंद्रशेखर थे जिन्होंने मुलायम सिंह के सिर पर हाथ रखा, विधायकों का चुनाव हुआ और विधायक उसमें बहुमत से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन आप देखिए कि उनके साथ चौधरी अजीत सिंह के साथ भी ये गठबंधन अच्छा खासा चलता रहा और इसी की वजह से वो दोनों तरफ पाला बदलते रहे। लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो भूमिका चौधरी अजीत सिंह की होनी चाहिए थी वो भूमिका उनकी नहीं थी। वो इस दुनिया में नहीं, उनके बारे में ज्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन निश्चित तौर पर जाट और मुसलमान दोनों अगर किसी एक नेता की तरफ देख रहे थे तब वो चौधरी अजीत सिंह थे। लेकिन मामला इतना बिगड़ गया था कि चौधरी अजीत सिंह के सामने विकल्प नहीं था कि वो किधर जाएं, और उनकी वही शांति, उनका वही सन्नाटा, वहीं से ये रिफ्ट ऐसा पैदा हुआ कि जाटों ने पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया। और पूरी तरह से तो नहीं कहूंगा, लेकिन 90 के दशक के बाद के जो पैदा हुए बच्चे हैं उन्होंने वो 22-23 साल के उस समय थे जब दंगा हुआ था, उसके बाद उन्होंने उनका वो भरम कहिए या विश्वास कहिए वो टूटा और वो बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन के दौरान भी यही गलती कर दी। बड़े नेताओं की उनकी चुप्पी और जाटों से उनकी दूरी और पूरे 1 साल संसद और सड़क पर किसान आंदोलन को जाटों और सिखों का आंदोलन बनाने की उनकी रणनीति, कृषि कानून वापस न लेने का उनका अड़ना, ये सारी चीजें कुछ हुई जिससे उनके जाट वोटों का नुकसान हुआ। कैसे दुर्भाग्य की बात है। हम सबका साथ सबका विकास का नारा भारतीय जनता पार्टी देती है। सब हाईवे, सब एयरपोर्ट धरे के धरे रह गए और अब क्या बातें हो रही है, राजनाथ सिंह क्या कह रहे, गृह मंत्री क्या कह रहे, सब बात आ गई जाट पर, सब बात आ गई मुसलमान पर, पहले चरण का मतदान। और अखिलेश यादव क्या कर रहे भाई, अखिलेश यादव सारी की सारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जयंत चौधरी के कंधे पर बंदूक रख करके चला रहे हैं। अखिलेश यादव ने, मुझे तो सीट वाइज पता है, मैं आपको समय रहता तो पूरा बता देता। अखिलेश यादव ने बहुत करीने से जहां 30,000 या 40,000 से कम जाट वोटर है वहां पर ही अपने कैंडिडेट उतारे हैं। जहां 60,000 से ज्यादा वोटर है वहां पर आरएलडी का सिंबल या तो दे दिया या कैंडिडेट दे दिया। अखिलेश यादव को पता है कि कौन सी मुश्किलात वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामने आएंगी, और यह बात बीजेपी को भी पता कि कहां वार करना चाहिए। लेकिन मैं ये बात तो, ये तथ्य है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं लग रहा था, पहले तो मैं ये साफ तौर पे कह दूं कि ये तो जाट और सिख ही इस देश में है जो किसी को भी झुका सकते हैं, ये ताकत उन्हीं में है और उन्होंने झुका के दिखा दिया। दूसरी बात ये है कि अगर
जाटों की बात कही जाए तो परसेंटेज में मैंने पहले भी कहा कि ये कितने हैं कि 1-1.5% है। अगर ये नाराज नहीं होते किसान तो नवंबर में ही कृषि कानून 19 नवंबर को क्यों वापस लिया गया? नवंबर में ही पहली बार 5 साल की योगी सरकार में गन्ने का रेट बढ़ाया गया। नवंबर में ही ये दोनों काम हुए। दिसंबर में बिजली बिल किसानों के हाफ किए जाएंगे। ये काम क्यों हुआ? किसानों से मुकदमे वापस लिए जाएंगे, अभी लिए नहीं है लेकिन इसका ऐलान हुआ। तो सारी चीजें नवंबर दिसंबर में ही क्यों हुई? अगर आपको अंदाजा था कि जाट किसानों नाराज नहीं है और 1.5% जाट किसान कितना लामबंद होके क्या कर पाएंगे? कई बार मैं भी ये सोचता हूँ विपनेश कि इस सारी लड़ाई में एक ऐसा आदमी, यंग आदमी जयंत चौधरी, आराम से उनका कद बढ़ते चला जा रहा है। नतीजा पता नहीं क्या आएगा। एक एमएलए नहीं, एक एमएलसी नहीं, एक एमपी नहीं, सारे चुनाव हारे हुए। लेकिन इस चुनाव में एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो भी बुलावा दे रही है, और दूसरे तरफ उसके बुलावे पर अखिलेश यादव की धुक धुक होने लगती है कि जयंत कहीं कुछ सोचने न लगे चुनाव बाद या बीच में। तो जयंत चौधरी का पूरा जो है मामला बना हुआ है। ठीक है राजीव, आपने बिल्कुल विश्लेषण किया है और कई सवाल इसमें उठा दिए हैं आपने। एक खबर टीवी स्क्रीन पर चल रही है। मैं अनिला जी, जो राजीव ने सवाल उठाए हैं कि जो वक्त था तब तो बीजेपी के बड़े नेता चुपचाप बैठे रहे, ना जाटों की बात की ना किसानों की बात की, लेकिन जब हाथ से सब कुछ निकल गया तो मैदान में उतरे हैं। और ये बड़ी खबर, इस पर मैं जवाब लूंगी। ये बड़ी खबर, एसपी पर हमला बोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि जिन्ना के उपासक हैं वो, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। इस पर मैं जल्दी से राठी साहब आपसे रिएक्शन चाहूंगी। हाँ भाई, जो गरीब लोगों के जो बच्चे हैं, जो हम लोगों के बच्चे हैं, अभी इलाहाबाद में प्रयागराज में अंग्रेजों की याद दिला दी भारतीय जनता पार्टी ने, कैसे गोल टोपी लगा करके उनकी लॉज को, हॉस्टल को तोड़ा और बहुत ज्यादा घायल हैं। तो ये तो बता सकते हैं योगी जी उन पर कभी बात नहीं करेंगे। योगी जी दरअसल में आदरणीय जयंत चौधरी जो अखिलेश यादव जी के गठबंधन से घबराए हुए हैं। और मैं रंजन भाई बता दूं, जयंत जी हारे हुए नहीं है, जयंत जी राष्ट्रीय चौधरी हैं। बहुत चीजें आप जानते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है उनके पीछे। दूसरी बात, इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, इसलिए हमसे पूछती है किसको टिकट दिया। खुद अपने लोगों से कहती है कि आप योगी जी को देखिए, आप मोदी जी का चेहरा देखिए। और हमसे जब हम कहते हैं कि आप गठबंधन में अखिलेश जी को देखिए और जयंत जी को देखिए, तो हमसे पूछते हैं टिकट किसको दिया। ये इनका बौखलाहट है और इनकी ये नैतिक हार है। ये दिखाता है कि इनको अंदेशा हो चुका है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये गठबंधन की जो हमारी सरकार है वो पुरानी पेंशन देगी, सरकारी कर्मचारियों को 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, 22 लाख रोजगार देगी। और ये ऐसा गठबंधन है जो करके दिखाता है। हम झूठ नहीं बोलते कि 5 साल में 70 लाख रोजगार दिए, 2 लाख भी नहीं। हम झूठ नहीं बोलते कि बिजली आ गई और एक बिजली घर नहीं बनाया, एक बिजली घर का नाम तक नहीं बना पाते। ठीक है, चुनावी वादे तो इस मौसम में हर पार्टी कर रही है, आप भी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को तय करने दीजिए। आदित्य राठी साहब, पवन जी बोलिए, बहुत देर से आप उंगली उठा रहे हैं, बोलिए, जल्दी से बोलिए। जी, मैं आपको बात बता दूं कि जयंत चौधरी जी ने कहा है कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। और जिस तरह का बार बार जो ये कहा जा रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि जयंत जी अब एक राष्ट्रीय फलक पर उभरे हैं, एक किसान नेता के रूप में उभरे हैं, सर्व समाज के नेता के रूप में उभरे हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ उन्होंने गठजोड़ किया है और पूरी सीटों पर सामाजिक समीकरणों के तहत अपने प्रत्याशियों को उतारा है, उससे राजीव कह रहे हैं कि एक भी सीट जीते नहीं तो क्या करेंगे 2022 में फिर? अरे मैडम, क्यों नहीं जीतेंगे हम, जब हमारे पूरे सामाजिक समीकरण है, किसान हमारे साथ है, दलित हमारे साथ है, हमारे साथ जो सामाजिक समीकरण हमारे साथ हैं, हम पूरी तरह से विजय प्राप्त करने जा रहे हैं इस गठबंधन के अंदर, निश्चित रूप से। पवन भाई, उसी सामाजिक को समीकरण को बीजेपी तोड़ना चाहती है। पवन भाई, उसी को तोड़ना चाहती है। जल्दी से आपका लास्ट रिएक्शन, आपने सुन लिया, राजीव का भी सवाल सुन लिया, जल्दी से जवाब आपका, वक्त की कमी है। देखिए, ऐसा है विपनेश जी, अभी मैंने राठी साहब को भी सुना और अभी मैंने पवन जी को भी सुना, और जो योगी जी ने बयान दिया है समाजवादी पार्टी के लिए, वो बिल्कुल दुरुस्त किया है। समाजवादी पार्टी वही पार्टी है, लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे वो अखिलेश यादव जी रहे हों, इन्होंने वकालत करी थी आतंकवादियों की बेल आउट करने के लिए।
वो तो ऑनरेबल कोर्ट ने कंधार में किसने छोड़ा, परंतु इन्होंने वकालत आतंकवादी की। दूसरी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर आप उनका ऑडियो डाउन करिए। राठी जी ऐसे नहीं। दूसरी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इन्होंने आतंकवादिता का एक नर्सरी बना के छोड़ा हुआ था। आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा जाता था। इस प्रकार का पूरा माहौल समाजवादी पार्टी ने बना दिया गया था। जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उनके पास से प्रेशर कुकर बॉम्ब पकड़े जाते हैं, तो अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के नेता लोग कहते हैं ये फ्रेम किए गए। जब यहाँ पर धर्म परिवर्तन करते हुए लोग पकड़े जाते हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं जाति हो रही है। नहीं अनिला जी, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, जब बीजेपी के बड़े नेताओं को उस वक्त उनके साथ होना चाहिए था, तब नहीं थे, वो नाराजगी बढ़ती चली गई। जब आपको ये पता चला कि अब किसान नाराज हैं, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो अब मैदान में है पूरी ब्रिगेड। तो वक्त रहते मैदान में नहीं थे, इसीलिए आज इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी ज्यादा बेचैनी का आलम बना हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा को यही विराम देना होगा। खैर, देखते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि पहले 2 चरण साबित कर देंगे कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। जिस तरफ जाएगा जाट वोट, जिस तरफ जाएंगे किसान, वो पार्टी होगी ताकत पर। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।